हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम अरिस्टोटल के ट्रेजेडी के कंसेप्ट और इसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्स पे जाने से पहले हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, ए ट्रेजेडी is the imitation of an action that is serious and having magnitude, complete in itself in language, with playable accessories, with incidents arousing pity and fear। तो इसमें वो कह रहा है कि जो ट्रेजेडी है कि किसी भी एक्शन की, किसी भी काम की कॉपी होगी। ये फ़नी नहीं होगी लेकिन ये सीरियस होगी, और इसके बाद इसकी जो लैंग्वेज है वो भी कंप्लीट होगी। ये किसी भी तरह से इनकम्प्लीट नहीं होगी। तो इसके बाद इसमें वाक़यात होंगे, काफ़ी सारे इसमें वाक़यात होंगे, और जो वाक़यात होंगे वो आपके जो आइडियंस होगी तो उनमें ये पिटी एंड फियर पैदा करेंगे। तो अगर ये एलिमेंट्स किसी भी ड्रामा के अंदर वो मौजूद होंगे तो उसको हम ट्रेजेडी कहेंगे। अगर ये एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम उसको ट्रेजेडी नहीं करेंगे। इसके बाद अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को 6 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट प्लॉट, सेकंड कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल। फर्स्ट, प्लॉट। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है उसकी इमिटेशन के लिहाज से, क्योंकि उसने कहा था ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एक्शन। तो कहता है इमिटेशन के लिहाज से हम इसको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो फर्स्ट है मीन्स। कहते हैं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कहाँ कहाँ से अल्फाज लिए गए हैं। सेकंड है आपका मैनर, कि इन अल्फाज को किस तरह से लिया गया है। क्या वो ड्रामाई अंदाज में लिए गए हैं, क्या वो सीरियस हैं, क्या वो कॉमिक हैं या प्लेयर हैं, किस तरह से लिए गए हैं। थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट, कि आप जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। और फोर्थ जो है आपकी ट्रेजेडी का पर्पज़, एम ऑफ ट्रेजेडी क्या है। क्या आप लोगों को अम्यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या आप पीटी एंड फियर पैदा करना चाह रहे हैं, या आप कैथार्सिस पैदा करने जा रहे हैं। तो क्योंकि ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी में एक कॉमेडी कॉमिक नहीं आएगा, तो ये पीटी एंड फियर ही अरोज़ करेगा। अरिस्टोटल ने बाकी 5 एलिमेंट्स जो हैं, जिनमें करैक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टेकल और मेलोडी, इनको उसने इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने अहमियत जो दी है वो उसने प्लॉट को दी है। कि अगर आपका प्लॉट अच्छा है तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपका प्लॉट ही अच्छा नहीं है तो आप जो चाह रहे हैं वो आपको किसी सूरत में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो प्लॉट है वो हर लिहाज से स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें तमाम एस्पेक्ट्स होने चाहिए। आपका प्लॉट इस तरह का होना चाहिए कि इनके अंदर जो इवेंट्स होंगे उनकी एक सीक्वेंस होगी। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से आपके इवेंट्स होंगे और इन इवेंट्स के दरमियान में यूनिटी होगी। अब हम देखते हैं कि प्लॉट होता क्या है। कहता है जो प्लॉट होता है वो किसी भी कहानी के वाक़यात होते हैं, वो हमारी स्टोरीज़ होती हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं। ट्रेजेडी इंसानी इमिटेशन नहीं होती, बल्कि इंसान के जो एक्शन होंगे और उनकी जो लाइफ होगी उसकी इमिटेशन होगी। उसकी जो लाइफ में खुशी होगी या गमी होगी उसकी इमिटेशन होगी। इसके बाद प्लॉट जो है इसके भी कुछ टाइप्स हैं। तो पहला है आपका साइज़, कि आपका प्लॉट का साइज़ क्या होना चाहिए। अगर आपके प्लॉट का साइज़ छोटा होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा, तो वो लोगों के दरमियान में पिटी एंड फियर पैदा नहीं कर सकेगा। अगर आपका
साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो लोग बोर हो जाएंगे, वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो साइज़ होगा वो मॉडरेट होगा, ना आप ज़्यादा लेंथी लिखोगे और ना आप इतना ज़्यादा छोटा लिखोगे, मीडियम होना चाहिए आपका जो साइज़ है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर, कि आपका प्लॉट का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो कहता है कि आपका प्लॉट का स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि जिसको आप आर्ट की सूरत में प्रेजेंट कर सकें, जिसको आप परफॉर्म कर सकें। अगर आपने कोई ऐसी राइटिंग लिखी, अगर आपका कोई ऐसा वर्क है जिसको परफॉर्म ही ना किया जा सके, तो ऐसे प्लॉट लिखने का फ़ायदा नहीं है। उसको हम इनएफिशिएंट तस्वर करेंगे कि जो चीज़ हम चाह रहे थे वो चीज़ हमें नहीं मिल रही। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड है आपका यूनिटी। तो आपका जो प्लॉट है उसके अंदर यूनिटी हो। यूनिटी किस तरह से हो? आपकी जो इवेंट्स हैं, आपकी जो स्टोरी है, इसके अंदर एक चेन होनी चाहिए, वाक़यात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। अगर हम किसी एक इवेंट को भी रिमूव कर देते हैं तो वो सारे जो प्लॉट होगा उसके अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वाक़यात के अंदर एक सीक्वेंस होना चाहिए, इवेंट के बाद इवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है हैव एन एक्शन, कि आपका जो प्लॉट है उसके अंदर एक्शन होना चाहिए। एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि जो वर्क परफॉर्म होने जा रहा है वो अभी हुआ नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में होगा। अगर आपका एक्शन इस तरह से होगा कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये किस चीज़ के बारे में है, तो वो लोगों के दरमियान में कोई मज़ाह या कोई पीटी एंड फियर पैदा नहीं करेगा, तो वो एक फजूल प्ले होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्शन ही नहीं है। उसको एक शायर जैसा होना चाहिए, जो शायर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, वो चीज़ों को इंटरनली तौर पे देखता है। जिस तरह से एक हिस्टोरियन होता है, वो हिस्ट्री को ऐसे लिखता है जैसे उसने उसको देखा है, वो उसकी इंटरनल गहराई में नहीं जाएगा, इंटरनल डेप्थ में नहीं जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका प्लॉट हो उसके अंदर एक्शन इस तरह से हो कि जिस तरह से आप उस चीज़ के अंदर जाके किसी चीज़ को देखते हैं वैसे होना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट है ट्रेजिक इफ़ेक्ट्स। आपका प्लॉट इस तरह से होना चाहिए कि इसके अंदर ट्रेजिडी के एलिमेंट्स होने चाहिए। ट्रेजिक इफ़ेक्ट फॉर एग्जांपल पिटी एंड फियर पैदा होना चाहिए। आपके जो इवेंट्स हैं उनके अंदर सरप्राइज़ होना चाहिए, थ्रिल होनी चाहिए, उनके अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ होनी चाहिए, तो ही आपका जो प्लॉट होगा वो अच्छा होगा। लास्ट है आपका कम्प्लेक्स एक्शन। जो आपका एक्शन है वो कम्प्लेक्स होना चाहिए। वो अगर आपका एक्शन ही सिंपल सा है तो वो रीडर्स के अंदर पिटी एंड फियर पैदा नहीं कर सकेगा, उनके अंदर जो थ्रिल है वो पैदा नहीं कर सकेगा। तो इसको इस तरह से होना चाहिए कि पहले जो आपका हीरो है वो चीज़ों को अच्छी तरह से जज ना करे, उसके बाद फिर वो हालात वो बिगड़ जाएंगे। हालात को बिगड़ने के बाद उसको उस चीज़ का पता चल जाए कि ये चीज़ किस तरह से होनी चाहिए थी, फिर वो उनको वापस ले के आने की कोशिश करता है। तो इस तरह का आपका एक्शन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका करैक्टर, कि आपका जो करैक्टर है वो किस तरह का हो, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अरिस्टोटल के मुताबिक, अरिस्टोटल कहता है सर्टन मॉरल क्वालिटीज़ जो किसी करैक्टर्स के अंदर मौजूद हों, जो उसकी मॉरल क्वालिटीज़ हैं वो उसके करैक्टर वो होगा। तो अगर हम पहला है उसका करैक्टर है
कि वो उसको गुड होना चाहिए, नोबल होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए। उसके अंदर बुराई वाली खसूसियत नहीं होनी चाहिए। वो मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम होना चाहिए। वो लोगों के लिए मिसाली होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेल्फ कंसिस्टेंट। सेल्फ कंसिस्टेंट ये होता है कि बराबर का शरीक होना चाहिए। जिस तरह से एक आम आदमी सफरिंग करता है, उस करैक्टर को भी वैसे ही सफरिंग होनी चाहिए। जिस तरह एक आम आदमी दुख और तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है, इसी तरह अरिस्टोटल के मुताबिक जो इसका करैक्टर होगा वो भी उनको दुख और दर्द को समझेगा और उनको बर्दाश्त करेगा। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल लाइक अदर। इसमें जिस तरह से एक आम आदमी की लाइफ गुजार रहा हो, वो ये ना कोई हाई फाई सोसाइटी से ताल्लुक़ ना रखता हो, बल्कि वो एक आम सा बंदा हो। नेक्स्ट है आपका रिस्पेक्टिव क्लास, कि आपका जो करैक्टर है वो मुअज़्ज़ज़ हो और उसका जो घराना है वो रिस्पेक्टेबल हो, लोग उसकी इज़्ज़त करते हों। ये आपका करैक्टर है। नेक्स्ट है आपका थॉट। थॉट, इसमें अरिस्टोटल कहता है कि थॉट से मुराद किसी भी करैक्टर की इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसकी सोचने और समझने की काबिलियत कितनी है। तो अगर किसी करैक्टर के सोचने और समझने की काबिलियत ही नहीं है तो अरिस्टोटल के मुताबिक वो अच्छी चीज़ नहीं है। अरिस्टोटल कहता है कि इंसान के अंदर सोचने समझने की काबिलियत होनी चाहिए। तो वो कहता है एक तो ये है, दूसरा है आपका राइट थिंग एट द राइट टाइम। इसका मतलब ये है कि काम को सही काम करे और सही वक्त पे करे। जो काम करने का टाइम सही फिक्स है, जो काम करने का मुतअय्यन वक्त है, उसके मुताबिक वो काम को करे। नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, इसका मतलब यह है कि इसको अरिस्टोटल ने इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। अरिस्टोटल ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंस है वो उसने प्लॉट को दी है। फोर्थ है डिक्शन। डिक्शन मीन वोकैबुलरी। अरिस्टोटल के मुताबिक डिक्शन इज़ द चॉइस ऑफ वर्ड, कि आप किस तरह के वर्ड चूज़ करते हैं। वर्ड को चूज़ करने के उसने कुछ बताए हैं कि आप वर्ड को कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। पहला तो है एवरीडे वर्ड। ये है कि यहाँ हर बंदे की जो जहाँ राइटर रहता है वहाँ की जो लैंग्वेज होगी उसको वो यूज़ करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो राइटर वहाँ जहाँ पे रहता है वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो राइटर उसी इंग्लिश के वर्ड यूज़ करे, वही इंग्लिश यूज़ करे। नेक्स्ट है फॉरेन वर्ड्स। फॉरेन वर्ड्स ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक राइटर इंग्लिश राइटर है तो वो फ्रेंच के वर्ड ले रहा है, किसी और लैंग्वेज के वर्ड ले रहा है, ये होगा फॉरेन वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका मेटाफोरिकल वर्ड्स। मेटाफोरिकल मीन डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम लिटरेरी मीनिंग। मतलब ये है कि कहना कुछ है और वर्ड कुछ है और उसके पीछे मतलब कुछ है। जिस तरह से मेटाफर हम यूज़ करते हैं, सिमिली होती है, सिम्बोलिज़म इस तरह से होता है कि उसका सरफेस मीनिंग कुछ और होता है और उसके पीछे जो उसका बैकग्राउंड, उसके डीपली मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्नामेंटल वर्ड्स। ऑर्नामेंटल नुमाइशी अल्फाज, जिससे से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नुमाइश के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूली कॉइंड वर्ड। न्यूली कॉइंड ये होता है कि जो राइटर है वो खुद से अपने नए वर्ड इन्वेंट कर ले, वो वर्ड किसी और के यूज़ करदा ना हो बल्कि ख़ुद से अपने वर्ड निकाल ले। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइंग वर्ड्स। मॉडिफाइंग ये होता है कि आप 2-3 वर्ड्स लेके उसको थोड़ा सा चेंज करो, चेंज करने के बाद उसके नए मायने निकाल दो आप।
मॉडिफाई करो, थोड़ा सा तब्दील रद्दो बदल कर देना। ये है आपका मॉडिफाइंग वर्ड। तो इस तरह से ये आपका डिक्शन था। नेक्स्ट है आपका मेलोडी। मेलोडी अरिस्टोटल के मुताबिक लिरिकल एलिमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कोरस। कोरस ये होता है कि ग्रुप ऑफ सिंगिंग बॉयज़ होता है, कुछ लड़के मिलकर जो किसी भी ड्रामा या किसी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से पहले वो थोड़ा सा म्यूज़िक चला रहे होते हैं, वो होता है आपका मेलोडी। तो आप देखते हैं कि जब भी कोई ड्रामा या कोई मूवी स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्ट मेलोडी से होता है, म्यूज़िक से होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा म्यूज़िकल वर्स जो होती है, म्यूज़िकल पोएम जो होती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल फीलिंग पैदा कर सकती हैं। यह है आपका मेलोडी। लास्ट है आपका स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल ये होता है कि आप अरिस्टोटल के मुताबिक द कस्ट्यूमिंग एंड सेंसरी रिक्वायर्ड इन द थिएट्रिकल प्रोडक्शन ऑफ ए ट्रेजेडी, कि आप स्टेज पर किस तरह से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोड्यूसर पे कि वो इवेंट को किस तरह से वो स्टेज पे लेके आ रहा है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो इस तरह के इवेंट्स लेके आ रहा होता है ताकि लोगों को अम्यूज़ कर सके और लोगों की अटेंशन है वो गेन कर सके। अरिस्टोटल कहता है द ट्रेजिक इफेक्ट इज़ क्वाइट पॉसिबल विदाउट ए पब्लिक परफॉर्मेंस एंड एक्टर। वो कहता है कि जो ट्रेजिक इफेक्ट होता है वो किसी भी परफॉर्मेंस और एक्टर के बिना भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई किसी परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये था आपका स्पेक्टेकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।